बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नज़ीर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, मेरे साथ आबिद नज़ीर साहब भी मौजूद हैं, मेरे साथ रहनुमा PMLN सदीकुल फ़ारूक साहब भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि डॉलर्स आ गए हैं। अब देखना ये है कि इससे मुल्क की मुआशियत पे क्या असर पड़ेगा, कुछ बेहतरी आएगी या नहीं। हुकूमत में कुछ हमारी बेहतरी आती है कि नहीं, हुकूमत और मुल्क क्या खतरे से बाहर हो जाएंगे इस मुल्क की, जब हमें ये अब IMF का भी देखना है कि IMF का जो मुआहदा है वो कितने % तय हो गया है, क्या उन्होंने भी हमें देना है। अगर उनकी कीमती शराइत पे हम पूरे नहीं उतरते तो वो भी तो भार अवाम पे ही पड़ना है ना। इस सब पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आबिद नज़ीर साहब को और सदीकुल फ़ारूक साहब को वेलकम कहूंगी इन माई शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया। सदीकुल फ़ारूक साहब, क्या देख रहे हैं? डॉलर्स आ गए हैं तो क्या कुछ बेहतरी आएगी हमारी जानिब, अवाम को रिलीफ मिलेगा? बहुत शुक्रिया। अभी तो ये डॉलर एक ग्रांट की सूरत में आए हैं 2 अरब और 30 करोड़। IMF के साथ भी मुआहदा इंशाल्लाह हो जाना है, क्योंकि स्टाफ लेवल तक तो हो गया। अभी ऊपर एग्जीक्यूटिव ने अप्रूवल देनी है, वो भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। उसके बाद ये एक मैसेज जाएगा बैन अवी सतह पे, तो फिर उसके बाद बाकी जो सारे इदारे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या दीगर ममालिक जो हैं, वो भी जो उनकी कमिटमेंट्स हैं वो अपनी पूरी करेंगे और माहौल जो है सरमायाकारी के लिए बेहतर होगा। मल्टी नेशनल्स कंपनी जो हैं कंपनीज वो पाकिस्तान की तरफ रुजू करेंगी और आपको मालूम होगा कि सऊदी सरमायाकार पहले वज़ीर आज़म साहब से मिले, फिर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से जाके मिले। इसी तरह से तुर्क सरमायाकार भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर बेहतरी आएगी। लेकिन फ़ज़ाइल आसिम साहिबा, असल बेहतरी, असल खुशहाली उस वक्त आती है जब हम मोहताजी से निकलें, हम कर्जों और इमदाद की तरफ देखने की बजाय हमारी अपनी मईशत इतनी बेहतर हो जाए कि हम पांव पर खड़े हो जाएं। और ये बार बार के जो झटके लगते हैं, कभी कोई निज़ाम कभी कोई निज़ाम आ जाता है, उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये नहीं होना चाहिए। सर आज बहुत खूबसूरत आपने एलाबरेट किया। सर जी, एक अगर गुस्ताखी ना हो सवाल कर सकता हूं सर? जी, सवाल फरमाइए। सर, आपको 10 अरब 57 करोड़ रुपए के ज़र मुबादला के ज़खायर आपके मुताबिक मिले। PTI कहते हैं हमने 12 अरब डॉलर के जो हैं ज़खायर दिए थे। लेकिन सर जी 2.30 करोड़ डॉलर मिलने के बावजूद हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 10 अरब 30 करोड़ डॉलर हैं। तो ये सारा पैसा इन 12 हफ्तों में कहां चला गया? कोई किस्त भी नहीं सर हमने अदा की। देखिए, ये तो प्राइवेट बैंक्स और दीगर बैंकों के पास जो अपना ज़र मुबादला होता है सर, तो वो प्राइवेट लेवल पर ही इस्तेमाल भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब IMF के साथ मुआहदा नहीं हुआ, बाकी मुल्क भी आगे नहीं बढ़े, तो उसके नतीजे में मुल्क में एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई सर, और उसकी वजह से लोगों ने डॉलर खरीदा, डॉलर बाहर भेजा। ये जो इंपोर्ट हो रही हैं चीजें और लोग जो बाहर जा रहे हैं और डॉलर लेके जा रहे हैं, इसीलिए फिर स्टेट बैंक ने उस पर एक तरह से पाबंदी लगाई कि इतने डॉलर, 1 लाख डॉलर आप ले सकते हैं। तो वो डिप्लीट हुआ, वो डॉलर बाहर गए और उसकी वजह वही है कि जो मुआहदे साबिका हुकूमत ने कर दिए हैं उनसे रियासत पाकिस्तान बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जब अब ये मुआहदे, बेहतर मुआहदे और ये एक एतमाद की फजा पैदा होगी और उससे रुपया मजीद मुस्तहकम होगा, इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। एक नैब के जो कवानीन में, तक आपको याद दिलाऊं कि इमरान खान साहब ने पहले तो नैब को
इन्वेस्टर्स के पीछे, सनतकारों, ताजरों के पीछे लगा दिया, वो सरमाया निकाल के ले गए। उसके बाद उन्हें 2 साल के 2.5 साल के बाद एहसास हुआ, फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया और नैब के चेयरमैन को भी कहा कि भाई इसको ताजरों और सनतकारों को, मईशत से जो लोग रिलेटेड हैं, उनको नैब हाथ न लगाए। बिल्कुल तो सर। नैब हाथ न लगाए वो अलग बात है, नैब के कवानीन जो है वो कुरान के खिलाफ हैं, वो खिलाफ हैं। और लेकिन बनाए हमने कि- जब ऑपोजिशन में हमने भुगता, हमने भुगते 90 दिन, महीनों सालों भुगते, कैद में रहे। अब हमने वो गैर आईनी और गैर इस्लामी चीजें निकाल दी हैं और उसका फायदा पीटीआई वालों को होगा। चलिए सर जी। शहबाज जी, शरीफ मैडम। साहब ने भी कहा थोड़े एक आधे दिन पहले कि जी ये कैसा लगता है कि हम सऊदी अरेबिया के पास जाएं मांगने, हम चाइना हमारा पुराना दोस्त है, हम उसके पास जाएं, वो भी कहेंगे कि पता नहीं ये स्टेबल नहीं होते वगैरह। तो मुल्क को इन हालात में पहुंचाया किसने है? इन हुकूमतों ने तो पहुंचाया है ना सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, हुकूमतों ने पहुंचाया, फजाइल और दूसरे अपना आबिद अजीज साहब हैं, मैं आपसे आबिद आपके नसीर सामने, सर। आबिद नसीर साहब, जी अच्छा, सर। नसीर साहब। मैं आपके सामने, चूंकि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोग्राम करते हैं, आपके सामने हकायक क्यों ना रखूं? आप ये देख लीजिएगा, सारी दुनिया के कानूनदान इस बात पर मुतफिक हैं कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह निकाला गया, जिस तरह निगरान जज बिठाया गया, जिस तरह जनाब अली फिर अकामा निकाला गया, वो सारी, और उससे अगर जो हमारी हुकूमत मजीद 11 महीने रही, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हटने से एक अदम एतमाद की फिजा बनी। उसके बाद वो डॉलर जो 102 और 100 रुपए का था, वो 120-22 का हुआ। फिर इमरान खान साहब आए तो फिर ये कहाँ चला गया? इस पर मैं आपको 1 अप्रैल, आज जून है, जी। 1 साल 2 महीने या 3 महीने पहले कह लें, मैं जो इंटरव्यू दिया था पीटीआई के आखिरी वजीर खजाना ने, 1 अप्रैल को, शाहजेब खानजादा में याद दिलाता हूँ, जी। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया है। और उसकी वजह वो बयान की कि 165 इन्होंने एक्सचेंज रेट मुकर्रर किया, इन्होंने बिजली की कीमत, इन्होंने पेट्रोल, इन्होंने वगैरह वगैरह ये कीमतें बढ़ाई और नैब को लगा दिया, और अंदर सियासी इस्तेकाम जो है वो खत्म हो गया। ये उन्होंने वजूहात बयान की। ठीक सिद्दीक सर। साहब, आप लोग भी तो अभी उन्होंने- जुलाई में 17% जीएसटी पेट्रोलियम मसनूआत पे लगाने जा रहे हैं। नहीं, मैंने तो ये अर्ज किया ना कि ये तो हम तो एक सूरत में फंसे हुए हैं ना। वो तो जब आपने सी पैक बंद किया, मैंने आपको याद दिलाया, सी पैक बंद किया, चीनी इन्वेस्टर्स जो थे उनको भगाया, अपने इन्वेस्टर्स को भगाया, तो एक ऐसी फजा पैदा हुई। हमने तो आते ही देखें, हमने आते ही जो बैन अवी सतह पे इमरान खान ने पाकिस्तान को तनहा किया, तो सबसे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब ने बुलाया, वो गए। फिर उसके बाद वहीं से यूएई के सरबराह ने बुलाया, फिर जनाब वो अपना तुर्की गए, इस तरह से फिर चीन से राब्ते हुए। तो हमने तो वो बैन अवी तन्हाई अल्हम्दुलिल्लाह खत्म की। उसके बाद ताजरों से मीटिंग्स की, सनतकारों से मीटिंग्स की, उनकी इनपुट ली, उनको जिस हद तक मुमकिन था हमने बजट में एकोमोडेट भी किया। और मैंने अर्ज किया सर, कि सनतकारों के हवाले से एक सवाल है मेरे पास प्लीज। किनके हवाले से? सनतकारों के हवाले से इमरान खान की हुकूमत के एंड तक सर पाकिस्तान की सालाना जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से हमें पैसे हासिल होते थे वो 20 करोड़ डॉलर थे, लेकिन सर अब 12 करोड़ डॉलर पिछले 12 हफ्तों से गिर के रह गए हैं। यानी 8 करोड़ डॉलर का हमें सिर्फ रजीम चीन से सनतों की एक्सपोर्ट, जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होती हैं, वो नुकसान हुआ है। सर इसका कौन जिम्मेदार है? मैं इसका जवाब देता हूँ जी, इसका मैं जवाब देता हूँ। सर पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के ऑर्डर्स जो आते हैं वो आए आपके रुपये की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से। और क्यों आपको बताऊं कि जो वेस्ट था उसमें वो वर्स्ट कोरोना हिट था, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो मगरिब को हुआ, अमेरिका को हुआ, बरतानिया को हुआ, जर्मनी को हुआ, फ्रांस को वगैरह। वो उसकी वजूहात और हैं, उसकी अच्छा। वजूहात के वहां क्यों हुआ और हमारा माशरा क्यों बचा रहा या मुसलमान क्यों बचे रहे, ये मैं बयान कर देता हूँ कि जी। जिन ममालिक में इस्लामी नुक्ता नजर से वो चीजें जो इस्लाम ने हराम की हैं
ان کا گوشت کھایا جاتا ہے اور شراب کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. ان کے ہاں جو اپنا دفاعی قوت مدافعت ہے, امیونٹی جسے انگریزی میں کہتے ہیں, وہ کم ترین تھی اور وہاں بہت زیادہ اس نے اپنا تباہی مچائی کورونا نے, اور اس کی وجہ سے آرڈرز پاکستان کو زیادہ ملے. اب گریجولی سن لے, اب گریجولی ان کے ہاں وہ صورتحال بہتر ہوئی تو ان کے آرڈرز جو ہیں ان کے ہاں صنعتیں چلنی شروع ہوئی, ان کے ہاں اس آرڈرز پہ فرق پڑا ہے. لیکن آپ اختلاف کر سکتے ہیں مجھ سے. میں تو گزارش کر سکتا ہوں, بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس کرونا کے بعد بڑھی, چائنا کی بڑھی, بھارت نے تو, میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کبھی بھی اپنے مطلب وہ ملک جو ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرتا ہے, میں تو کہنا ہی نہیں چاہتا کہ وہ اچھے ہیں, لیکن مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایکسپورٹس کو اتنا بڑھا دیا کہ ہم اشرے اشیر بھی نہیں ہیں اس کے. سر اگر باقی ہمسایہ ممالک کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں کرونا کے بعد تو ہماری کیوں کم ہوئی ہیں؟ کرونا کے بعد ہماری بڑی نا, میں نے تو آپ کے سامنے بات رکھی ہے. نہیں, آپ نے کہا کرونا کے بعد ہماری نہیں, کرونا کے بعد ہی ہماری ایکسپورٹس بڑھی. اس کے بعد اب ہاں وہاں نظام اور پالیسیوں میں تسلسل ہے, وہاں سسٹم چلتے ہیں, وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آج آئین کی حکمرانی ہے اور کل نہیں ہے, پرسوں پارلیمنٹ کی بالادستی چند دن کے لیے پھر نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں. تو وہ بنگلہ دیش جس کو ہمارے لوگ کہتے تھے کہ کیا ہے, ایک پٹسن ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آج ان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $50 ارب ہیں, اور انڈیا جو ہے اس کے 400 ارب سے زیادہ ہیں, چائنا کا تو کوئی شمار نہیں ہے, اور ہمارا جو حال ہے وہ آپ دیکھ لیجیے. جب ہماری ایکسپورٹس بڑھی, جملہ اور سن لے, ہمارے ہاں جب یقینی طور پر آئین کی اور قانون کی حکمرانی ہوگی, پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی, اور ہمارے ہاں پالیسیاں تسلسل سے چلیں گی, ووٹ کو عزت ملے گی, ووٹ ہی کے ذریعے تبدیلی, حکومتیں بنے گی اور حکومتیں جائیں گی, تو پھر وہ چیز آئے گی. بڑی خوبصورت بات کی سر. جب ہماری ایکسپورٹس بڑھی تو پھر ہم $20 کروڑ سے $12 کروڑ پہ کیسے آ گئے؟ میں نے یہ کہا, میں نے پہلے آپ کے سوال کا جواب دیا کہ پہلے بڑی ہیں, اب ان کے ہاں کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں, ان کی صنعتیں بھی کچھ چلی ہیں, اس لیے کچھ کمی ہماری ہوئی ہے. لیکن میں ایگزیکٹ یہ پوچھ کے کہ کیا اس میں کیا واقعہ وجہ کیا ہوئی ہے یہ میں بتاؤں گا. اس کے دوسرے طرف آپ دیکھیں کہ پچھلے مہینے جو روشن اکاؤنٹ ہے, کیا نام ہے اس کا, اس میں سب سے زیادہ پیسے آئے ہیں ایک مہینے میں. اچھا, جو باہر کے لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں, پیسے پاکستانیوں نے. جی اچھا, اعتماد کا اظہار کیا آپ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارا روپیہ کم ہوا. پاکستانی آپ پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں تو سر ہمیں ای ووٹنگ ختم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں بہت سی باتیں ہیں. اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ آلریڈی ان کی نمائندگی کا بندوبست کیا گیا ہے. کیسے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ای ووٹنگ میں اس سے پہلے پچھلے الیکشن میں جو 2018 میں جو الیکشن میں رپورٹنگ سسٹم ہوا وہ جام ہو گیا. پھر یہ جو اپنا یہ جو آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہے, یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 6 ملکوں کے علاوہ باقی ملکوں نے, حتیٰ کہ یورپین یونین کے ممبر نے بھی ختم کر دیا ہے. وہاں کی بہت سی عدالتوں نے اس کے خلاف فیصلے دیے ہیں. سر وہاں کرپشن نہیں ہے, وہاں الیکشن مینج نہیں کیے جاتے. ایک حقیقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا, سن لیں آپ سر. یہ ہمارے ہاں بڑی تعداد مزدور پیشہ اور 50 سال کے بعد جو ہمارے تھمب امپریشن ہے, 50 سال کی عمر کے بعد یہ نہیں اپنا اس پہ لگتے نہیں, لہذا 20-25% ووٹ جو ہے وہ تو ڈسفرینچائز ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں اس کی نہیں, بلکہ جو ہمارے یہاں الیکشن کا سسٹم ہے کہ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ میری بات سن لیں, وہیں ہر پارٹی اور ہر کینڈیڈیٹ کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے, شناختی کارڈ آتا ہے, اس کو چیک کیا جاتا ہے, سب اوکے کرتے ہیں, بیلٹ پیپر ملتا ہے, وہ جا کے وہ لگا کے انگوٹھا بیلٹ پیپر اپنا ڈالتا ہے, ان کے سامنے ہی کھلتا ہے بیلٹ باکس, ان کے سامنے ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر اس میں ہیرا پھیری نہ ہو, لوگوں کو تو بہترین ہے. رزلٹ بھی وہی نظام ہے ہمارا.
रिजल्ट ही तो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, मैं ये तो अगली बात कह चुका हूं मैं। जब आपने पीटीआई सब सुनी कहती है मुदाखलत होती है सर, आप मानते नहीं? तो जी वो मुदाखलत हुई ना पीटीआई के हक में, हमारी सीटें चली गई 2018 में, ये तो मुदाखलत हुई। हम तो यही तो कहा कि 95% जो वो फॉर्म 45 है उस पर दस्तखत ही नहीं है, अपना वहाँ जो पोलिंग एजेंट्स हैं सदीक दस्तखत नहीं फारूक साहब, आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये बताएं आप, क्योंकि आपके अमेरिका के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है पीएमएलएन के, तो मुझे ये बताएं आफिया सदीकी मेरे के लिए बहुत कोई अच्छे बात होगी? ताल्लुकात हैं। आफिया सदीकी के लिए कुछ डेवलपमेंट होगी उसको लाने के लिए? बहुत दूर के सवाल आप कर रही हैं। अभी तो हमारी तरफ से, चूंकि हमारी तकरीबन मेरा ख्याल है 55%, 20% एक्सपोर्ट जो है अमेरिका के साथ है, 35% यूरोपियन यूनियन के साथ है, 55% एक्सपोर्ट्स इन ममालिक के साथ है, उनके साथ, और हमें उन्होंने एक खास दर्जा भी दिया हुआ है यूरोपियन यूनियन ने, तो इसलिए इनके साथ ताल्लुकात हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जो खराब हो गए थे। आप कह रहे हैं डॉक्टर आफिया सदीकी तब आएंगी जब हमारे ताल्लुकात और ज्यादा स्ट्रांग होंगे? मैंने ये कहा है कि ये चूंकि बहुत इसमें काफी गुंजलुक हैं, आप भी जानते हैं सफारती लेवल पे पाकिस्तान ने मुख्तलिफ हुकूमतों में जितनी भी कोशिश की उन्होंने की, उसके बावजूद कामयाब नहीं हो सके। हम भी कोशिश करेंगे। चलिए सर जी, ये जो सुपर टैक्स लगाया गया है, आप समझते नहीं कि सनतकार, सरमायाकार इससे बड़ा मुतनफर हो जाएगा? आपने देखा कल स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई सर 2000 प्लस पॉइंट्स के साथ। देखिए जिस सूरत हाल में हम फंस गए हैं या फंसा दिए गए हैं, इससे निकलना है। सर इस सेंटेंस को थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए, फंसा दिए गए हैं। हर पार्टी यही कहती है कि हम फंसे हुए हैं। नहीं, ये आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जनरल सा ऐसा ही जैसे क्लीशे कहते हैं वो तो ना करें कि जी हर पार्टी कहती है। अगर एक पार्टी ने, मसलन हम लोग थे, आपको पता है कि बिजली की लोड शेडिंग का क्या हाल था 2013 में, हमने ये वादा किया था कि 4 साल में बिजली की लोड शेडिंग जीरो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जीरो कर दी, और इमरान खान ने तो ये कहना शुरू कर दिया था बतौर वजीर आजम कि जी मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बिजली जरूरत से ज्यादा अपना प्रोड्यूस की, उन्होंने तो ये भी कहना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है पीटीआई के 3.5 साल में। मैं इस पे आता हूँ, आप सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं, मैं आपको उस सवाल का जवाब दे लूं। क्या सवाल था आपका? हाँ, ये सुपर टैक्स जी। तो सुपर टैक्स जो है जी, पहली बात तो एक बात मैं सब वाजे कर दूं, हम भी खुश नहीं है मौजूदा सूरत हाल पे, कोई और भी खुश नहीं है, लेकिन जब अपना चाइना की इन्वेस्टमेंट को बाकायदा टारगेट किया गया इमरान खान के दौर में, बाकायदा सी पैक बंद किया गया, बाकायदा सेल उसके खिलाफ बन गया, उन्हें नाराज किया गया, दीगर इन्वेस्टर्स भी गए, हमारी दीगर बुनियादें कमजोर हुई, तो उसका नतीजा आप सामने आ रहा है ना, उसका नतीजा सामने आएगा, इंशाल्लाह निकालेंगे इससे। तो ये सुपर टैक्स हम उनको दोबारा बुलाएंगे, जिस हद तक हो सका ये शायद साल 6 महीने तक हमें बर्दाश्त करना पड़े। मुल्क के लिए यूं समझ लें कि मुल्क एक जंगी सूरत हाल से गुजर रहा है, इसमें हमें कुछ लोगों ने कहा कि पहले महंगाई थी, आप मुश्किल फैसलों की बात करते हैं, कुछ भी नाम दें, हम मुश्किल सूरत हाल में हैं और इससे मुल्क को निकालना है, सब मिलजुल के इंशाल्लाह इसको निकालेंगे। तो सर पीटीआई के दौरे हुकूमत में बिजली नहीं जा रही थी, पेट्रोल 150 पे उन्होंने जैसे भी रखा हुआ था, तो ऐसा क्या हुआ है ये 12 हफ्तों में कि पेट्रोल 235, बिजली किसी भी वक्त मुयस्सर नहीं आती? गरीब तो हलकान हो गया सर। खैर ये तो ना कहे कि बिजली किसी वक्त भी मुयस्सर नहीं आती, मैं भी आपके साथ बैठा हूँ। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लोड शेडिंग है सर। कहीं होगी, जिन इलाकों में लोग बिजली चोरी करते हैं वहां है, मैं भी बैठा हुआ हूँ, ये साथ में पिंडी और रेलगेट बैठा हुआ हूँ। पिछले दिनों जा रही थी, पहले 1 घंटे के बाद 1 घंटा, फिर 2 घंटे के बाद 1 घंटा, आजकल तो कम हो गई है, आजकल प्रोडक्शन बढ़ रही है और कुछ और एटमी बिजली भी आ रही है, कुछ पानी भी आ गया है, तो आजकल लोड शेडिंग कम हो गई है। आप पिछले फिगर्स बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि वजीर आजम ने बताया है कि गलीबन 12 कारखाने जो बंद पड़े थे अब उनकी मुरम्मत होनी शुरू हो गई है, और उन्होंने नहीं, और फर्नेस ऑयल पे यानी गैस इन्होंने इम्पोर्ट नहीं की बर वक्त, कोयला इन्होंने बर वक्त इम्पोर्ट नहीं किया इमरान खान साहब ने, और फर्नेस ऑयल से बना रहे थे बिजली,
अब फर्नेस ऑयल बहुत महंगा हो गया, तो फर्नेस ऑयल को इंपोर्ट करने से और बिजली बनाने से बड़ी मुश्किल में थे। अब कोयला इंपोर्ट करने की बात भी हो गई, वो आ रहा है इंशाअल्लाह। गैस आपको पता है वो तो मिल नहीं रही है, लेकिन कोई एक आध सौदा किया है हमने। तो इस तरह से ये रफ्ता रफ्ता बाकी भी कोशिशें कर रहे सर, हैं। पेट्रोल कहां तक जाने का इम्कान है? पेट्रोल अगर रूस और अपना इसकी जंग जो है, क्या नाम है यूक्रेन, यूक्रेन। हाँ जी, यूक्रेन, हाँ जी, इनकी जंग बंद हो जाए, वैसे तो 7% कम हुआ है बैन अवी सतह पे, लेकिन अगर ये जंग बंद हो जाएगी, $100 से नीचे आ जाएगा इंशाअल्लाह उल अजीज, तो बिजली अपना ये पेट्रोल जो है बहुत सस्ता हो जाएगा। ये फौरी तौर पर जो बढ़ा है, IMF के साथ जो मुआहदा था इमरान खान साहब का, और वो बताया है, वो तो 30 रुपए था, और 30 के बाद फिर और भी बहुत सी थी, फिर उसके बाद बैन अवी सतह पे $30 और बढ़ गए, तो जी। उसका इम्पैक्ट आया है हमारे पर। ठीक है, ठीक है। सर, आप क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ जिस तरह पंजाब में कारकर्दगी दिखा रहे थे, बीइंग वजीर आजम, बड़े नाकाम नहीं नजर आ रहे, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कोई काम करने ही नहीं दे रहा अपनी, उन पर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं नजर आ रहा आपको? आप यूं समझ लीजिए कि पंजाब में वो खुले दरिया में तैर रहे थे, अच्छा, और खूब उनकी जो है ना वो फासला नजर आता था कि इन्होंने इतना फासला तैर लिया है। इस वक्त मुल्क जिस कैफियत में है, यूं समझ लें कि कुएं में डाल दिया गया है शहबाज कंफ्यूजन शरीफ का साहब शिकार नजर आ रहे हैं, को। और जी कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं, लग कोई रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बड़े वाजे तौर पर बड़े वाजे हैं वो कि क्या करना है मैंने और किस तरह करना है, इसीलिए जो फैसले करने हैं वो करते चले जा रहे हैं। चलिए। जहां जहां जाना है वो जा रहे हैं, ठीक है। गवादर जा रहे हैं, बलोचिस्तान जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, गैर मुल्की सरमायाकार को दावतें दे रहे हैं। अभी अमेरिकी सरमायाकार भी आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम भी आ रहे हैं। तो ठीक। ये दो देखें, 45 महीने के मुकाबले में 2 महीने कोई चीज नहीं होते, बिल्कुल ठीक कह रहे लेकिन हैं। बेहतरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आबिद साहब क्या देख रहे सदीकुल हैं? फारूक साहब हमारे साथ थे, अब सवालात थोड़े गर्म होने जा रहे थे। बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, अच्छा बोलते हैं। अच्छा, मैं फजाइल आपको बताऊं, जब तक 4 चीजें नहीं ना होने वाली तब तक मुल्क बैसाखियों पे रहेगा। नंबर 1, ये लिखते जाइएगा नाजरीन आप भी, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, टैक्स असास में वसअत होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, जिद्दत की हौसला अफजाई होना बहुत जरूरी है। और फिर बरामदाद करने वाली सनतों का जदीद होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में यही 4 प्रॉब्लम इस वक्त चल रहे हैं। नंबर 1, देखिए, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल नहीं है। जो सरमायाकार है ना इस वक्त, वो बड़ा परेशान है। वो देखिए, जिसके पास ट्रिलियन है वो ट्रिलियन बनाने की सोचता है, उसको मौका दीजिए। वो ना मुगल दौर में ना एक बड़ी खूबसूरत कहानी बड़ी वायरल हुई। एक ना मुगल बादशाह की बेटी बीमार हो जाती है, एक अंग्रेज डॉक्टर आता है, वो डॉक्टर को जो वो ठीक कर देता है बेटी को। तो मुगल बादशाह पूछता है कि बताइए आपको हीरे जवाहरात कितना पैसा चाहिए। तो वो जो डॉक्टर है ना वो कहता सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप ना मेरे मुल्क के साथ तिजारत के वसी मौके दे दीजिए। अच्छा, अब जितने वज़रा थे ना, जितने मशीरान थे, वो हैरान हक्का बक्का कि यूरोप के लिए इसने तिजारत मांग ली। अच्छा, बादशाह ने भी फौरी तौर पे कहा कि जी तिजारत कीजिए, जो आप हमसे ले सकते हैं हमसे लें, जो आप हमें बेच सकते हैं हमें बेच के। तो जब तिजारत होती है ना मुल्कों में, तब पैसा आता है, जब कारोबार होता है, लेन देन होता है। यहां साजगार माहौल नहीं, कंफ्यूज कर दिया गया सरमायादार को। अच्छा, सरमायादार तो कंफ्यूज है ही है, जो छोटा तबका है ना बेचारा, जो 40,000 से नीचे वाला है, वो भी बड़ा कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रही मैंने अपनी बजटिंग कैसे करनी है, महीना कैसे गुजारना है। अब साहब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, जी, प्लीज। फिर कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अभी कंटिन्यू करेंगे। आबिद साहब बता रहे थे मौशियत के लिए हमें क्या बेहतरी करनी चाहिए। तब तक हमारी मौशियत बेहतर नहीं होगी अगर ये 3-4 पॉइंट्स हम नहीं देखेंगे। आबिद साहब कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब तक 4 चीजें नहीं ना होती, नंबर 1, हमें सरमायाकार को ना बड़ा साजगार माहौल देना है। जहां देखिए, एक घर की मिसाल ले लीजिए, जिस तरह पहले मैंने शहजादी वाली मिसाल दी, मुगल बादशाहों वाली मिसाल दी, इसी तरह आप एक घर की मिसाल ले लीजिए। अगर हर वक्त मियां बीवी में इंटरेस्ट गैप है ना, ट्रस्ट गैप,
तो फिर ना मामला नहीं चलता। अगर ट्रस्ट है ना एक दूसरे पर, आप अपना खेलो खुला होके बच्चों के साथ, मैं अपने काम करता हूं, तो वो घराना तरक्की कर जाता है। वो आज तशकीक का पहलू है नुमाया सब में, है मुकद्दर में अगर यार तो सादा देना है, जिसको देखें तो लोग कहें यही काशिफ है, अपने मकसद से यार अब ऐसा लिबादा देना। तो हमें ना ये शक को खत्म करना चाहिए। जो सरमायाकार है, जो सरमायादार है, उसमें भी शक नहीं होनी चाहिए। उसके जो एंड्स है ना, उसे क्लियर होने चाहिए। हुकूमत को अपने एंड्स पे क्लियर होना चाहिए। गेस्ट को भी लाइन पे ले लें। जी प्लीज प्लीज। डॉक्टर इकरामुल हक इकोनॉमी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि इकोनॉमी का जो हाल हो गया है उसको बेहतरी लाने में क्या कुछ किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो, चाइना की तरफ से 2.3 करोड़ डॉलर हमारे पास आ गए। जी 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 सर क्या हम सारी ये 75 साल हमने मांगते हुए गुजार दिए, ये कब तक सिलसिला चलेगा? कोई उम्मीद की किरण दिखाइए। बीइंग इकोनॉमिस्ट ना, अवाम कुछ अच्छी खबर सुनना चाह रही है। जी जाहिर है जी। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी बेहतर हो जाएंगे, बल्कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को एडवांटेज है वो मेरा ख्याल में जो हमारा यूथ बन जाए, अगर हम उसकी तरफ तवज्जो दें और अपना ह्यूमन कैपिटल जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत से कुदरती वसाइल तो दिए हुए हैं, अगर हम अपने इंसानी वसाइल पर भी थोड़ी सी तवज्जो कर ले तो अगले 25 साल में जब आप देखेंगे पाकिस्तान 800 होगा तो हम बहुत से मुल्कों से बहुत बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हर तरह के मौसम दिए हैं, हर तरह के वसाइल दिए हैं। बदकिस्मती से हमने अपने इंसानी वसाइल पर तवज्जो नहीं दी, और जाहिर है कि आपको देखा होगा कि वेनेजुएला है और बहुत से मुल्क हैं, उनके पास बहुत सा तेल भी है मगर वहाँ के हालात भी। तो इसका जो सबसे बुनियादी नुक्ता यही होता है कि हो सकता है कि बहुत से वसाइल भी आपको मुयस्सर हो, मगर जब तक आप अच्छी गवर्नेंस पैदा नहीं करते, इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं करते हैं, अपने इंसानी वसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, तो फिर कुदरती वसाइल भी जो है वो आपको वो राहत नहीं दे पाते जो माशरे में होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन सारी चीज़ों का अहाता करते हुए हमारी जो भी हुकूमत हो उसको कम से कम एक नुक्ते पे तो इकट्ठा होना चाहिए कि हमें अच्छी जो तर्ज हुकूमत कायम करना है, हमें जो है वो कानून की अमलदारी कायम करना है और इंसानी वसाइल के ऊपर तवज्जो देनी है। अगर हम ऐसा कर लें तो अल्लाह ताला ने हमें जो इतनी बड़ी नेमत दी है, जिसमें नौजवानों की तादाद जो है वो तकरीबन 65% है हमारी आबादी में, तो हम उस तरह के माशरों का शिकार नहीं है जहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन है और काफ़ी प्रॉब्लम। जापान को भी देख लीजिए, इतना वो वहाँ मईशत बेहतर होने के बावजूद भी उनके यहाँ बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो एक मसला है उनके लिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है अगर हम सारे मिलकर कोशिश करते रहें और मायूसी की बजाय अच्छी चीज़ों की तरफ, जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि घर में अगर सुकून हो, अगर वहाँ जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट ना हो तो बहुत फ़ायदा होता है। तो इसी तरह अगर मुल्क में भी जो हमारी सरमायाकार हैं, अगर उनको इस बात का इत्मीनान हो कि पॉलिसियों का तसलसल रहेगा, हुकूमतें आकर बिला वजह एक अच्छी पॉलिसी को जो है वो इस वजह से नज़रअंदाज नहीं करेंगी कि ये हमारी मुखालिफ जमात ने पेश की थी, तो फिर कोई वजह नहीं है कि वो यहाँ सर ये फरमा दीजिए, जिस तरह अभी हमारे पास 10 अरब 57 करोड़ डॉलर फॉरेन रिजर्व्स हैं, ये कितने हों तो मुल्क मुस्तहकम हो सकता है? दरअसल जो देखिए दरामद के लिए तो हमारे पास हमेशा से ही अगर 5-6 अरब का सरमाया बाहर यानी डॉलर हो तो काम चल जाता है, मगर प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हमें हमारी बहुत से जो कर्जा जाता है जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब उसकी पेमेंट आती है तो उस वक्त हमारे पास चूँकि आउटफ्लोज के लिए पैसा नहीं होता तो फिर हमें मजीद कर्जा भी फॉरेन करेंसी में लेना पड़ता है। ज़ाहिर है अपनी करेंसी में तो हम नोट भी छापने के माहिर हैं, मगर बाहर की करेंसी के लिए हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है। इसके लिए फिर बेहतर है कि अगर हम अपना एक्सपोर्टेबल सरप्लस कम से कम एक ज़राई मुल्क के तौर पर वहाँ से उठाएं और उसको बाहर भेजें, तो कुछ सालों में हम ये बैरूनी कर्जे से भी निजात हासिल कर सकते हैं। तो इसकी कोई वजह नहीं है कि आने वाले दिनों में हम अगर प्लानिंग करें तो 3-4 साल में अपने ऊपर जो बैरूनी कर्जों का बोझ है उसको भी हम काफी हद सर क्या ये बात सच है कि पीटीआई की हुकूमत जो है खजाने में 22 अरब डॉलर छोड़ के गई थी?
جی میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی قرضے کا انفلو آتا ہے تو ایک دم سے ریزروز اوپر جاتے ہیں، مگر جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے ریزرو بھی زیادہ تر چونکہ قرضوں سے ہی بنے ہوتے ہیں، تو ہم نے ابھی تک ایکسپورٹ سے یا جو ہمارے ترسیلات زر ہمارے باہر مقیم پاکستانی بھیجتے ہیں اس کا اچھی سرمایہ کاری نہیں کی، تو ہمارے پاس اپنا سرمایہ جو ہے وہ فارن کرنسی میں کم ہی ہوتا ہے۔ نہیں تو سر، اس کے لیے جو میں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے وہ بات سچ ہے سر؟ جی اس وقت ظاہر ہے کہ اس میں رقم تو موجود تھی، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ پیمنٹس بھی ڈیو تھی جو کرنی تھی باہر کا اسٹیٹ۔ کوئی سر میرا نہیں خیال کوئی ہم نے پیمنٹ کی ہے قرضے کی۔ جی لیکن آپ دیکھیں نا نیٹ انفلو جو ہمارے تھے وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے زمانے میں، اور شاید ترسیلات زر جو باہر سے یعنی ریمیٹنسز آتی ہیں وہ ریکارڈ آئی اور ہماری برآمدات میں بھی اضافہ ہوا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب انہوں نے حکومت چھوڑی تو اس وقت یہ حالات تھے۔ البتہ 2 مہینے میں جو انہوں نے ڈیلے کیا کہ ابھی جاتے ہیں ابھی نہیں جاتے ہیں، تو اس سے کافی نقصان ہوا، اور ایک دم جو تیل کی قیمتیں بھی اوپر گئیں تو ہمارے آؤٹ فلو زیادہ ہو گئے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جب وہ چھوڑ کر گئے تھے تو یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے یہ 2008 میں یا 2013 میں ہمارے ذخائر کی پوزیشن بہت خراب تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس میں بالکل آپ کی بات میں اچھا سر جی، پریشانی میرے لیے پریشانی جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میرے لیے میں چونکہ اس گتھی کو عوام کے لیے سلجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کی موجودگی سے استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 22 ارب ڈالر سے ریزروز 8 ارب ڈالر رہ گئے تھے یہ آنے سے پہلے، تو یہ بڑا گیپ ہے، یہ کہاں اتنا پیسہ چلا گیا ہے فوری طور پہ؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا۔ میں ابھی جو فسکل آپریشنز کی تفصیل تو آ گئی ہے، مگر اسٹیٹ بینک کی ابھی جو سالانہ رپورٹ آئے گی تو اس میں ہمیں اندازہ ہو پائے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سعودی عربیہ نے اور یو اے ای نے اور چائنا نے ہمارے پاس ڈپازٹ رکھے ہوئے تھے، وہ ہو سکتا ہے 21 ارب میں ان کو بھی کاؤنٹ کر لیا ہو۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑے تو ہوتے ہیں مگر ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو میں ابھی زیادہ وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، مگر میرا اندازہ ہے سر اس کو ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم بھی زحمت دیں گے، اس کو نا کلیئر پلیز ہمارے لیے کر دیجئے گا عوام کے لیے کہ یہ سٹوری کیا ہوتی ہے۔ اور سر جی ایک بڑا محبت بھرا سوال آپ سے یہ میں کرنا چاہوں گا، پاکستان میں ڈالر کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیا میکنزم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب سے ہم آئی ایم ایف نے یہ بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ مرکزی بینک جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے اس میں انٹرونشن یعنی کہ وہ مداخلت نہیں کرے گا، تو وہ فری فال ہوا، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب جیسے جیسے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگ اسپیکولیٹولی بھی خرید لیتے ہیں، یعنی کہ وہ سٹہ بازی بھی یہاں بہت ہوتی ہے، پھر آپ کو بہت سے ایسے عناصر ہیں وہ ایسی خبریں بھی پھیلاتے ہیں کہ جی یہ اور اوپر جائے گا، تو اس کی وجہ سے اس پہ دباؤ بہت آتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے کافی جو ہے تگدو کرنی پڑتی ہے پھر اسے نیچے لانے کے لیے۔ پھر ایک دفعہ پاکستان میں کسی بھی چیز کی قیمت اوپر چلی جائے تو اس کو نیچے لانا تو تقریباً آپ کو پتہ ہے ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کو اپنے کم از کم جو آپریشنل سائڈ ہے اس کو تو ٹھیک کرے، کیونکہ یہ جتنے بھی ہمارے آتھرائز ڈیلرز ہیں اس کے پاس جو ڈیلی رپورٹنگ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کتنا جو ہے۔ ڈاکٹر اکرام صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹائم، پروگرام کا وقت کم ہے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ عابد صاحب بتائیں، جی ماہر معاشیات کی بات سننے کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں سر کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑی ہوا میں ہی نا ہر چیز چھوڑ دی، میں چاہ رہا تھا کوئی چیزیں کلیئر ہو جائیں، لیکن انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں بہت جلد ان کو سلجھا دوں گا۔ اچھا میرے لیے نا یہ بڑی اچنبے کی بات ہے، اگر واقعی 22 ارب ڈالر چھوڑ کے گئی تھی پی ٹی آئی کی حکومت تو یہ کہاں 8-10 ارب سے تو کنفرم کم جو میرے پاس رپورٹ جو سٹڈیز میں نے کی نا ان کے مطابق رہ گئے۔ یہ جو 10 ارب ڈالر بڑی رقم ہے، اس کا جو ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہے نا، یہ عام عوام کا سوال ہے کہ وہ کدھر گئے پیسے؟ سر بات یہ ہے کہ جس مد میں پیسہ آتا ہے اگر اس صحیح مد میں جائے گا تو تب کی بات ہے نا، پرسنل اکاؤنٹس اور اکاؤنٹس بھر جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر لیے؟ سر ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں معاشیت بہتر نہیں ہو رہی؟ جس مد میں پیسہ آ رہا ہے اس مد میں ڈالے نا، پھر چیزیں صحیح ہوتی جائیں گی، بہتر ہوں گی۔ عوام کا نہیں سوچتے نا، عوام کا نہیں سوچتے، باہر پیسہ چلا جاتا ہے سارا، کہاں وہ کس کا پیسہ ہے؟ وہ ہم عوام کا پیسہ ہے، وہ ہم سے لیا جاتا ہے۔
چلیے اس بات کو بھی ٹیکس کی مد میں لے لیا، اس بات کو بھی مان لیا. اب میں آن ایئر تمام عوام سے ہماری کامنٹس میں آپ ضرور اپنی رائے دیجئے. بہت اچھے تجزیہ کار بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ضرور رائے دیجئے کہ آخر یہ تفاوت اتنا بڑا جو پیدا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے. اچھا پھر نا ابھی یہ 2.3 جو کروڑ ڈالر آئے ہیں نا چائنا کی طرف سے، اچھا یہ ان کے ایک مالیاتی بینک نے ہمیں دیے ہیں، یہ نا ہم پہ بڑے بھاری ہیں. اچھا کوئی بھی قرضہ ہے نا ہم پہ بہت بھاری ہے. میں جو مقتدر حلقے ہیں، جو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے ہمیشہ ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز نا اپنے وسائل کو یوٹیلائز کیجئے، اپنے معاملات کو بہتر کیجئے، کوشش کیجئے جو ہمارے وسائل ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جائیں. کوشش دیکھیے پاکستان اللہ کا اتنا پیارا دیا ہوا تحفہ ہے، ہر چیز اس میں ہے، 4 موسم ہیں، 4 موسم. یورپ میں آپ دیکھیں ہر وقت سردی رہتی ہے، اگر ان کے یہاں دھوپ نکل آتی ہے. رہنما پی ٹی آئی محمد اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو لیتے ہیں لائن کے اوپر. السلام علیکم سر. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی مجھے آواز. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر پی ٹی آئی جاتے ہوئے بڑے اچھے ریزرو چھوڑ کے گئی تھی. سر بتا سکتے ہیں کتنے پیسے چھوڑے تھے پورے شو میں نا؟ اس گتھی کو نہیں ہم سلجھا سکے، اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہو تو. فارن ریزروز کی بات کر رہے ہیں ہم سر. یہ 18 بلین کے قریب تھے جی. 18 بلین کے قریب تھے، ٹھیک ہے. ویسے 22 ارب ڈالر کے قریب کہیں تھے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 18 سے زیادہ تھے. میں آپ کو محتاط کہا کہ اسی کو نہ ایشو بنا لے. اچھا میں نا جی دیکھیے میں تو ابھی ہمارے ساتھ اکانومسٹ تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ بتا دیجئے یہ 10 ارب ڈالر سے بھی کم کیسے رہ گئے اتنے قلیل عرصے میں. 12 سے 14 ہفتے ہوئے ہیں نون لیگ کی بلکہ پی ڈی ایم کی حکومت کو آئے ہوئے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں چونکہ آپ عہدوں پر رہے، یہ کیا معاملہ ہوتا ہے اتنی جلدی ہم نے کوئی پیمنٹ کی ہے بڑی؟ ایکچولی جی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے اور عوام کی خواہشات کے برعکس انہوں نے سازش کر سر جی وہ تو مان لیا، یہ جی گزارش سن لیں میری. اور اس سازش کے تحت ہونے والے اقتدار میں کی وجہ سے ریئیکشن دیا اوورسیز پاکستانیز نے، اور انہوں نے جو ریمیٹنس وہ بھیجا کرتے تھے اس میں شدید قسم کی کمی واقع ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں میرے سے زیادہ ہوگا. اور اس وجہ سے بھی ریزروز کو دھچکا لگا. اس کے علاوہ انہوں نے جو معاہدات کیے جس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اور جیسے ہی امپورٹ کرنا انہوں نے شروع کیا تو اس کے ساتھ ہی آپ کے جو ریزروز ہیں وہ بھی بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ایکسپورٹ آپ کی دن بدن گرتی جا رہی ہے. بجلی آپ نے بڑھا دی ہے، گیس آپ نے بڑھا دی ہے، انڈسٹری بند ہو گئی ہے اور روزگار کی قلت ہو گئی ہے. جب کسی ملک کی ایکسپورٹ کم ہوگی اور امپورٹ زیادہ ہوگی تو آپ کے ریزروز کیسے بیلنس رہ سکیں گے؟ اچھا سر جی یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جو معاہدے آپ نے کیے ہوئے تھے نا ہمیں پھنسا دیا گیا ان معاہدوں میں، تو کس کو وہ ڈاکومنٹ لے ہیں. اگر کوئی ہم نے ایسے معاہدے کیے ہیں جو عوام کے خلاف تھے یا ملک آپ نے 30 روپے پیٹل بڑھانے کا وعدہ کیا نہیں ہوا تھا آئی ایم ایف سے؟ دیکھیں نا جی میں تو یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ وہ بات ہے جس کو یہ ثابت نہیں کر سکتے. اگر یہ گورنمنٹ میں ہے کوئی ڈاکومنٹ ہے تو ٹی وی پر لے آئیں. اچھا ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جولائی سے پیٹل، یہ بھی آپ کا معاہدہ ہے، جولائی سے 17 روپے جنرل سیلز ٹیکس لگے گا اور 5 روپے پیٹل لیوی کی صورت میں لیے جائیں گے. پھر اگست جتنے عوام دشمن معاہدے ہیں ان کا یہ کہہ کر ایکسکیوز پیش نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پچھلی گورنمنٹ نے کیے تھے. اگر یہ سارا کچھ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا تو پھر جو پچھلی گورنمنٹ کے ریزرو تھے، جو ان کی گروتھ ریٹ تھی، جو ان کی ایکسپورٹ کی انکریزنگ تھی، جو تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین روز مسئلے مسائل ہم سنتے ہیں، جتنی مرضی بات کروا لو، جو مرضی حل نہیں نکلتا. میرا بس یہی کہنا ہے کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے، یہ اکتا تب ہی کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. ناظرین ارباب اختیار ہمیشہ سے ہی لوگوں کے احساسات جذبات کے ساتھ کھیلتے چلے آ رہے ہیں. حل کہیں نظر نہیں آتا، حل نکلنا بھی نہیں ہے، اس لیے فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. اس کے ساتھ اپنی میزبان فضائل اعظم کو